69वीं बीपीएससी के परिणाम जारी हो चुके हैं। इसमें कुल 470 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले उज्जवल कुमार उपकार ने पहला स्थान हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। रैंक 1 पाने वाले उज्जवल वर्तमान में वैशाली के गोरौल में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर हैं। 69वीं बीपीएससी में रैंक 1 आने के बाद उन्होंने कहा कि एक तरह से सपना पूरा हुआ है। पीडीएफ में नाम आ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है अभी बिहार बीपीएससी टॉपर उज्जवल उपकर के साथ और हमारे साथ बातचीत के लिए, जिन्होंने पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान प्राप्त किए हैं। आखिर मैं जानूंगा कि क्या इनकी स्टडी की कहानी रही है और क्या इनका सपना है। हालांकि अभी वो सरकारी सेवा दे रहे हैं, वैशाली जिले में तैनात है। सर, क्या रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद तो बधाइयों की दौड़ मिल रही होगी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब रिजल्ट आया था कल, तो सबसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक पीडीएफ जो है चारों तरफ वायरल हो रहा था, तो उसमें दिख रहा था रैंक 1। लेकिन फिर जब फाइनल पीडीएफ आया, उस टाइम बहुत इमोशंस एक समय में, मतलब एक बार में ही पूरा जो है जर्नी जो है आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। ऐसे लगता है कि किसने क्या किया आपकी लाइफ में, जो है एक बार में ही रिजल्ट जब आता है तो आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। जब माँ को फ़ोन किया तो एक तरह से उनकी आंखों में आंसू थे, मतलब पूरा परिवार ही एक तरह से जो है खुशी के आंसू में था। और मतलब माँ कह भी रही थी कि आज जो है बिल्कुल उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो बहुत कुछ कहते थे। मतलब एक ऐसा लगता था कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगता था कि तैयारी कर रहा है लेकिन ऐसे ही कर रहा है, टाइम पास कर रहा होगा। लेकिन मेरा ये रिजल्ट जो है खास करके बहुत सारी फैमिलीज़ के ऊपर और बहुत सारे बच्चों के ऊपर से वो प्रेशर हटाएगा शायद, कि उनके माता-पिता जैसे मेरे माता-पिता ने ट्रस्ट किया और समाज की बातों को इग्नोर किया, वैसे उनके भी माता-पिता करेंगे। तो ये पहले आप हाजीपुर में तैनात थे, इसमें किस पोस्ट पे थे और क्या यहाँ पे चला? तो इसके बावजूद भी आपने तैयारियाँ की और अच्छे मुकाम पे पहुँच गए। हाँ, इस समय वर्तमान में मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गोरौल के पद पे पदस्थापित हूँ। यद्यपि मुझे जो है 3 प्रखंड का मतलब चार्ज मिला हुआ है, इसके अलावा गोरौल के अलावा लालगंज और वैशाली का भी चार्ज है। तो काम की अधिकता तो थी, लेकिन मतलब ऊपर से जो वैशाली है, इसमें काफ़ी कुछ जो है ये रहता है कि काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ये सब लगी रहती है, काम के अलावा भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती रहती है। लेकिन इसी में मैंने जो है टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्किल सीखी कि आप कैसे जो है सेल्फ को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और साथ में जो मैंने सीखा कि मुझे अगर पढ़ना है तो इसी में से टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे अलग से कोई टाइम और छुट्टी नहीं मिलने वाला। तो मैंने क्या किया कि एक तो सुबह के टाइम पढ़ना शुरू किया, सुबह के जल्दी सुबह उठ के, इसके अलावा रात को पढ़ाई शुरू करी। और बीच में भी अगर जैसे मैं जाता था कहीं विज़िट पे, तो जो भी टाइम रास्ते में मिलता था उसमें जो है कुछ न कुछ मैगज़ीन या कुछ पढ़ाई करते रहता था। तो ये जो है एक लगातार जो है एफ़र्ट जो डालते रहा, शायद वो जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। तो वर्दीधारी बनना चाह रहे थे आप, कहाँ से ये सोच आई कि किसको अपना, मतलब कि किसी से सीखा होगा, किसी अफ़सर के बारे में बता रहे थे आप? क्या? हाँ, ये जो है जो वर्दी का जो वो था जुनून, वो एक तरह से सिवदीप लांडे सर को देख के आई थी, जो आईपीएस उस टाइम पे पटना एसपी के रूप में जो है तैनात थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे काम किए इवन, और उन्होंने एक तरीके से काफ़ी चीज़ों को ठीक भी किया। चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएँ बहुत आम थी पटना में, उसको जो है उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव तरीके से हैंडल किया। ये सब देख के लगा कि नहीं, अगर आप वर्दीधारी हो तभी आप जो है समाज में एक सुरक्षित समाज का जो सपना है वो आप अवेलेबल करा सकते हो। अगर आपका समाज सुरक्षित है तभी जो है शिक्षा भी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे और उन्नति भी तभी होगी। तो एक जो बेसिक समाज, जो पीसफुल समाज होता है, एक शांतिपूर्ण समाज है, अगर वो समाज तभी होगा जब पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। आपने संदीप लांडे सर का नाम लिया, उनका एक और कहानी सामने है कि वो दुपट्टा ओढ़ कर जो है कि अपराधियों को पकड़ने, चाहे किसी भी अधिकारी को दबोचना हो तो वो सड़कों पे आ जाते थे और सिंघम भी कहा जाता था। तो इन सभी प्रकरणों को लेकर प्रेरणा स्रोत आप मान रहे हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, उनकी जो वर्किंग स्टाइल ऐसे भी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। ये तो कुछ उदाहरण हैं जो जिनके कारण उनको काफ़ी फ़ेम मिला।
हाँ। इसके अलावा जो उन्होंने पटना के अलावा जो उन्होंने बॉर्डर एरिया में काम किया, उस पे काफ़ी सारे जो है तस्करों को पकड़ा, स्मगलिंग ये सब को पकड़ा, तो उसने भी काफ़ी प्रेरणा स्रोत का काम किया। इवन ऐसा लगता था कि जैसे सर है तो वो काफ़ी निष्पक्ष थे, काफ़ी ट्रांसपेरेंट थे, तो बिल्कुल वही मन में था कि अ, मेरा एक बार जो है उनसे ऐसे रैंडम मुलाकात, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक बुक फेयर पटना में लगा हुआ था, तो सर थे, तो मैंने सर से जाके वही बुक, मुझे डर भी लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन वहीं पे जो है सर से मैंने 2-3 लाइन बात करी थी, मुझे याद है अभी भी। क्या कहा था 2-3 लाइन कुछ बातें ऐसी हुई? मैंने बोला था कि सर आपका काम देख के सर मुझे भी मेरा भी मन होता है कि सर मैं भी जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। तो उन्होंने पूछा था कि क्या करते हो? उज्ज्वल जी, आप वैशाली में तैनात हैं और इससे पहले भी आपने कई एक तैयारी भी किया था। क्या स्टडी रहा है आपकी लाइफ़ का? कैसे आपने इस मुकाम तक पहुँचा जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इस तरीके का जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ स्टडी के बारे में बताएँ। जो मेरी स्टडी की स्ट्रैटेजी रही है, हुँ, वो बहुत ही सिंपल तरीके से रही है, वो हुँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक तो मैंने एनसीईआरटी बुक्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है हुँ, कि एनसीईआरटी की बुक्स, लेकिन जैसे हर सब्जेक्ट के लिए लोग बोल देते हैं 6 से 12 की एनसीईआरटी कर लो, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने एनसीईआरटीज़ में भी वो किया कि मुझे कौन-सी एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे साइंस में 6 से 10 तक की पढ़ी मैंने। हुँ, इसके अलावा जो जैसे ज्योग्राफ़ी में 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी। जैसे हिस्ट्री है तो 6, 7, 8 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ी। तो मैंने पहले कट किया कि कौन-सी एनसीईआरटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड सोर्स है उसमें कौन-सा इम्पोर्टेंट है, जैसे बीपीएससी के लिए अब जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे रेंज में आती है, क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि स्पेक्ट्रम को फ़ॉलो किया जाए। क्वेश्चन करने के लिए मैंने घटना चक्र भी फ़ॉलो किया थोड़ा बहुत। इसके अलावा पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत फ़ॉलो किया। और सिर्फ़ फ़ॉलो ही नहीं किया, मैंने उसके नोट्स भी लिखे और शॉर्ट नोट्स टाइप के लिखे कि मुझे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो मुझे वो चीज़ें वो दोबारा से करने को मिले। मैं ये कहूँगा आगे वाले एस्पिरेंट के लिए कि जब भी आप कोई चैप्टर करें तो आप सबसे पहले उसके क्वेश्चन्स को देखें, कि उससे कैसे क्वेश्चन्स बने हैं। आप कुछ भी पढ़ लेने से नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो आपकी जो तैयारी है, वो जो है बिल्कुल ही उस तरीके से काम नहीं आएगी। तो आप जो है सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें कि आपका पीवाईक्यू क्या है, क्या कह रहा है, क्या अगर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पे फ़ोकस करें। स्टडी टाइमिंग क्या हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बड़े-बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने में बड़ा लंबा समय देते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे। हुँ। आपकी क्या भूमिका रही कि आप कितने देर स्टडी कर रहे थे? एक सरकारी जॉब में होने के बावजूद? पहले तो जब 67th की तैयारी कर रहा था हाँ, उस टाइम पे मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे सप्ताह में पूरे वीक में 50 घंटे पढ़ने हैं। मतलब अच्छा। मैंने वीकली एक वो टारगेट रख रखा था, मुझे पूरे वीक में 50 घंटे पढ़ने हैं और 50 घंटे में ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे 12 घंटे पढ़ने 14 वो 12 घंटे भी पढ़े हैं मैंने, 14 घंटे भी पढ़े हैं कभी-कभी। लेकिन वो हुँ। है कि वीकली टारगेट पूरे होने चाहिए मेरे। बीपीएससी में आपने बिहार में टॉप किया है, तो आपको तब डायरेक्ट डीएसपी बनने जा रहे हैं। क्या आपकी ऊपर की भी सोच है कि और ऊपर के अधिकारी बने, आईपीएस बने? हाँ, मतलब मेरी ये सोच है कि मैं यूपीएससी तक जाऊँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था इस जर्नी को। हुँ, सिविल सर्विसेज़ की जर्नी मेरी यूपीएससी से होके शुरू हुई थी। हुँ, तो मैं जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म करना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है या यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई भी सिविल सर्विसेज़ है, हुँ, वो कोई 100 मीटर का दौड़ नहीं है। हुँ, ये जो है एक तरह से एक मैराथन का दौड़ है, हुँ, जहाँ पे आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, धीमे-धीमे दौड़ना है। आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, आप थक जाएँगे, आप साइड हो जाएँगे प्रतियोगिता से। आप आराम-आराम से दौड़ें लेकिन लगातार दौड़ें, होता है। हुँ। बहुत लोग पढ़ रहे होंगे लेकिन एग्ज़ाम अभी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आने वाला है, 20 दिन पहले बहुत लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया होगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा बस 20 ही दिन तो है, 20 दिन अगर आपने अच्छे से कर दिया, इसके बाद जो होगा, होगा। पहले आप अपने अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको लेके आइए, फिर सब अच्छा होगा। तो आईपीएस ऑफिसर बनना है। हाँ, मतलब मुझे जो है मेरा अंतिम लक्ष्य तो मतलब यही है कि मुझे उज्ज्वल जी, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो अभी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है? नहीं अभी शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है। जी। ये तो एक खुशखबरी भी आ गई है, क्या सोच रहे हैं? अभी यूपीएससी का जो लक्ष्य है उसको हाँ, पूरा करने के बाद ही सोचेंगे। अच्छा।
माता और पिता का क्या भूमिका है? माँ ने आपको कितना सहयोग किया, पिताजी ने कितना सहयोग किया इस मुकाम तक पहुँचने में? एक तो 2 तरह के सपोर्ट होते हैं। हुँ, एक तो आदमी इमोशनल सपोर्ट करता है, हुँ, दूसरा कुछ उसके जो है पढ़ाई में भी सपोर्ट करता है। मुझे हुँ, दोनों तरह के सपोर्ट मिले हैं घर से। एक तो मुझे 10th तक जो पढ़ाई है वो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, अपने सिर्फ़ मम्मी और पापा से पढ़ाई करी है। हुँ, तो एक तरीके से उन्होंने जो बेस था, जो लेखन की शैली थी, वो सब दिया मुझे। एक जो थिंकिंग विकसित कराई, वो सब विकसित कराई उन्होंने। लेकिन अ इसके बाद जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो एक माँ-बाप के रूप में बहुत जो आपके लिए लाइफ में आप बहुत मैटर करता है। हुँ, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में फेल होते हो, जब भी आप कुछ होता है, जैसे यूपीएससी में जब मुझे असफलता हासिल हुई, उस टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और परेशान था, हुँ, एक तरह से जब कुछ नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था इस फ़ील्ड को छोड़ दूँ, हुँ, उस टाइम पे मेरी माँ ने कहा कि यूपीएससी तो बस एक एग्ज़ाम होता है, कि जो है नहीं हुआ तो क्या हो गया? तो उनका जो सपोर्ट था वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये जो ड्रीम है, ठीक हुँ, है? हुँ, ये ड्रीम जो है लाखों लोग देखते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। और वो जो है मेहनत जो है रंग लाई। पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हुँ, इमोशनली, उन्होंने कभी ये ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन ये है कि पापा का जो है हमेशा से ऐसा रहा है कि मेरे साथ बहुत इमोशनल बॉन्ड रहा है। उन एक इवन जब मैं पहली बार घर से बाहर निकला था तो हुँ। मेरी मम्मी की जगह मेरे पापा के आँख से आँसू आ गए थे। तो एक जो है इमोशनल बॉन्ड जो है मेरे पापा के साथ बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे शिक्षक हैं। वो हिंदी में पढ़ाते हैं। हाँ, वो भी हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन वो 10th तक की कोचिंग पढ़ाते माताश्री क्या करती हैं? हैं। मम्मी मेरी आंगनवाड़ी सेविका है। अच्छा। हाँ। तो मम्मी जिस तरीके से आप एक सरकारी ऑफ़िसर हैं, माँ जिस तरीके से आंगनवाड़ी सेविका में भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ को देखकर आपको कैसा फ़ील हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि जब मैं ऑफ़िसर बना तो मेरी माँ ने काम छोड़ दिया, ऐसा हुँ, नहीं है। उनका ये था कि ये तो मेरा काम है, ये तो हुँ, मैं अपने उसके लिए कर रही हूँ, तो तुम्हारा जो काम है तुम करो। और मतलब एक तरीके से वो उनको जो है अच्छे काम के लिए कई बार अवार्ड भी मिल चुका है डीएम से, हुँ, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हुँ, तो उन्होंने हमेशा से मुझे ये सिखाया कि जो है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ील्ड में जा रहे हो, तो आप जो मतलब कर्मचारी जो नीचे काम कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएँ देखो कि उनकी क्या समस्याएँ हैं, हुँ। वो किन समस्याओं से जूझ रहे हो। जब आप अपने जूनियर्स को की समस्या जानोगे, तब वो जो है आप अच्छा तालमेल बिठा पाओगे। आपने बीपीएससी का जो ये क्रैक किया है, वो हिंदी मीडियम में किए हैं और आपके पिताजी भी हिंदी में पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि जो हिंदी का टीचर है, उनके पुत्र जो है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है और डायरेक्ट इन्फॉर्म वाली नौकरी करना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ, मतलब ऐसा था कि हिंदी मीडियम जो हुँ, है वो मेरा कम्फ़र्ट था, ख़ास करके पापा के कारण। तो उन्होंने मतलब बचपन से ही जो मुझे पढ़ाया, हुँ, वो उन्होंने जो कोशिश करी, तो वो काफ़ी मतलब वो था। हुँ, ऐसा नहीं सिर्फ़ मेरे साथ ही, उन्होंने जिसको भी पढ़ाया उसकी हिंदी काफ़ी अच्छी रही। और काफ़ी सब्जेक्ट उनके मतलब अच्छे रहे, मतलब उनके बेसिक्स जो बेसिक एजुकेशन होता है, उन काफ़ी अच्छे टीचर हैं उसमें। लेकिन जब मैंने मीडियम चूज़ करने की बारी आई तो हुँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं इंग्लिश लूँ कि हिंदी लूँ। तो लास्टली मुझे अपना कम्फ़र्ट ज़ोन नज़र आया कि मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन क्या है, मैं किसमें बेटर कर सकता हूँ, मैं किसमें अच्छा लिख सकता हूँ। तो हुँ, मुझे लगा मैं इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में कम्फ़र्टेबल हूँ। और मुझे एक मिथ जो बहुत सालों से फैला हुआ हुँ, था कि हिंदी मीडियम में जो है जो आप एग्ज़ाम तो निकाल सकते हैं, हुँ, लेकिन आप कभी टॉप 20 में नहीं आ सकते, आप टॉप नहीं कर सकते। तो ये जो मिथ था, ये कहीं न कहीं अंदर से बहुत ठेस भी उठती थी। जब भी यूपीएससी या बीपीएससी का रिज़ल्ट आता था, हुँ, हर बार ये बात होती थी, कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों का दबदबा है। तो लगता था कहीं न कहीं कोई न कोई तो टॉप करे हिंदी मीडियम में, ताकि जो है हुँ। अगर मान लीजिए मैं नहीं करूँ, कोई तो करे कि हमें भी थोड़ा मतलब वो जो है प्रोत्साहन मिले। ये पहली बार हुआ है जो हिंदी मीडियम से जो है बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले जो बात में आपने बता रहे हैं? हाँ, मतलब कम से कम मेरे जो नोन में है, हुँ, मतलब जितने एग्ज़ाम मैंने अपनी आँखों के सामने देखे उसमें तो ये पहली बार ही है। हुँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब एक थोड़ा बदलना भी ज़रूरी है। जब चेंज आता है तो लोगों में जो है एक नया ऊर्जा का संचार होता है। अब जो है हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फ़ील होगा कि जब ये कर सकता है हिंदी मीडियम में टॉप, तो हम भी कर सकते हैं।
तो इससे जो है एक तरीके से हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट भी अब बढ़ने का उम्मीद है और ज़्यादा। तो कभी ऐसा हुआ था अपने लाइफ में जो कि लगेगा कि अब जो है पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाएगी, पैसे की ज़रूरत जब लगी होगी तो कहीं से ज़रूरत पूरा ना हो पाया होगा, इस तरीके की कभी आई थी आपके? हाँ, ऐसा समस्या एक बार आया था हुँ, जब मेरी बहन की जब शादी हो गई थी, हुँ, तो उस टाइम पे और कोविड पीरियड भी उसके बाद आ गया। इसके हुँ, बाद स्कूल भी बंद हो गया था, तो लगभग ऐसा था कि अब जो है मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा कि अब जो है पापा शायद बोलेंगे तो नहीं, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं दे पाए, क्योंकि बहन की शादी का थोड़ा कर्जा भी था उस हुँ, टाइम पे। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था। तो उस टाइम पे वैसे तो मैंने ये बात अभी तक किसी चैनल पे बोली नहीं है। उस टाइम पे मैंने कोचिंग पढ़ाई थी। उस टाइम मैंने ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाई जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कुछ को नीट के लिए पढ़ाया। हुँ, जो इंजीनियरिंग की मेरे जो फिज़िक्स जो मुझे बहुत अच्छे से आता था फिज़िक्स, वो मैंने पढ़ाया। कुछ इकोनॉमिक्स की भी कोचिंग दी और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया उस टाइम पे। ऑनलाइन भी पढ़ाया कोरोना के टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ न कुछ जो है इनकम का सोर्स जो है वो वहाँ से यानी कह जनरेट हुआ। सकते हैं कि परिवार ने पैसे से हाथ खड़ा कर दिया हो कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन कह नहीं रहे थे, आपने समझ गया था इस चीज़ को। हाँ, परिवार ने नहीं कहा कभी हुँ, मतलब परिवार तो हमेशा सपोर्ट में था कि हुँ, जो भी होगा साथ में देखेंगे और मतलब वो जो सपोर्ट था वो हमेशा से था। मतलब वो कहीं न कहीं से तो देते ही। हुँ, माँ-बाप तो कभी मना नहीं करते। लेकिन वही है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा और थोड़ा क्या बाद में जब मैं दिल्ली में रहा तो कुछ टाइम मैंने रेगुलर कोचिंग पढ़ानी शुरू कर दी हुँ। और मैंने लगातार कोचिंग पढ़ाई है इसके बाद। अच्छा, आप तो अब इन्फॉर्म वाली सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि सिविल और जो इन सिविल ड्यूटी होती है, जो इन्फॉर्म वाली जो ड्यूटी होती है, दोनों में क्या अंतर होता है? एक तो दोनों में अगर अंतर की बात करें तो हुँ, जो सिविल की ड्यूटी होती है वो जो है आप नॉर्मल जो सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट कराना है हुँ, और जो नॉर्मली जो समाज की समस्या है उनको सुनना है। जबकि वर्दीधारी वाली जॉब में आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुँ, पड़ता है, आपको इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, आपको समाज में एक पीसफुल जो है कम्युनिटी कैसे रहे इस पर सोचना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई उद्योग भी लग रहा है, तभी लग पाएगा जब जो है उसका वहाँ का जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। तो पुलिस की भूमिका बहुत जो है महत्वपूर्ण है और ख़ासकर बिहार का जो प्रगति है उसमें हुँ, कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी रही है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं आके जो है रातों-रात जो है कुछ ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा है कि मैं जहाँ भी रहूँगा, जो भी मुझे कर्तव्य दिए जाएँगे, उसका मैं अच्छे ढंग से निर्वहन करूँगा। क्या कहेंगे एबीपी न्यूज़ के माध्यम से जिन्होंने इतना आगे तक आने का प्रोत्साहन दिया, मम्मी-पापा हो या जिसको आपने आदर्श माना है, क्या कहना चाहेंगे? अ, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास दिखाया हुँ, और आज उसका जो है वही फल है। मैं तो आज भी वही लड़का हूँ, लेकिन जो ये रिज़ल्ट है ये आप लोगों के ही विश्वास और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उन्होंने विश्वास दिखाया और मेरा जो सेल्फ बिलीव था, हुँ, हुँ। जो डिटर्मिनेशन था, इन सब का परिणाम है और ये रिज़ल्ट जो है उन्हीं लोगों को समर्पित है, जिन्होंने मेरी जो है लाइफ़ में जो है एक तरीके से अ, बैकबोन की तरह काम किया है। एबीपी न्यूज़ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब और आगे मुकाम तक जाए, जो आपकी सपना हो वो पूरा हो, इसके लिए कामना करती हैं उज्ज्वल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने ये उज्ज्वल जी हैं जो जिन्होंने वैशाली में अभी भी सिविल सर्विस को दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कहना है कि सप्ते में 50 घंटा जो है कि वो अपने स्टडी पर ध्यान देते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार बीपीएससी के टॉपर बने और नंबर 1 पर आए, प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया और इनका सपना है कि हम आईपीएस ऑफिसर बने और इन्होंने बिहार के चर्चित आईपीएस संदीप लांडे से उन्होंने प्रेरणा लिया और उन्हीं को अपना आदर्श मानकर जो है कि आगे की तैयारी किया और आज जो है कि डायरेक्ट इन्होंने डीएसपी बनेंगे ही, क्योंकि बिहार के प्रथम स्थान बीपीएससी में आए हैं और इनका सपना साकार हो, एबीपी न्यूज़ ऐसा कामना करता है। एबीपी न्यूज़ राजा बाबू हाजीपुर।